સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। આપણે ટાટ મેન્સની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ મિત્રો। હિન્દી વિષય વસ્તુ અને વિષય પદ્ધતિના ઘણા બધા વિડીયો મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર અપલોડ કરવામાં આવ્યા છે અને એના માટે ઘણા બધા મિત્રોના કોમેન્ટ આવી રહ્યા છે અને એમાંનો જ એક કોમેન્ટ આવ્યો હતો કે પાઠ આયોજન લાવવામાં આવે। તો આપણે હિન્દી વિષય વસ્તુનું જે છે પાઠ આયોજન ગદ્ય હોય કે પદ્ય હોય ગમે તેનો પાઠ આયોજન લાવવામાં આવી રહ્યા છે। તો આપણે આજે એવો જ એક પાઠ આયોજન નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે। આ વિડીયો બનાવવા માટે થોડી મહેનત લાગી છે મિત્રો અને થોડી ઘણી જો ભૂલ થઈ જાય તો એના માટે પહેલેથી જ તમારા સામે માફી માંગી લઉં છું, કારણ કે આ જે વિડીયો છે એ નાનકડો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, તેનાથી તમને માર્ગદર્શન મળી રહે અને એની સાથે સાથે જ આ જે પાઠ આયોજન બનાવવામાં આવ્યું છે એના કરતા પણ વધારે સારી રીતે, મારા કરતા પણ વધારે સારી રીતે તમે કદાચ પાઠ આયોજન બનાવી શકો એવી હું આશા રાખું છું। તો શરૂ કરીએ આપણે આજનો આ વિડીયો। तो સૌથી પહેલા આપણે જ્યારે પાઠ આયોજન કરતા હોઈએ છીએ तो हम पहले क्या करते हैं, तो हेतु ये सिद्ध करते हैं कि हमारे पाठ में जो है वो हेतु ये कौन कौन से होंगे। कौन कौन से हेतु होंगे, तो पहले होंगे सामान्य एवं विशिष्ट हेतु। सामान्य हेतु होंगे और उसके विशिष्ट हेतु होंगे जो लंबे समय बाद हम वो फलितार्थ करने का सोचेंगे, वो हेतु ये हमें रखने पड़ते हैं। उसके बाद है विषयाभिमुख। तो विषयाभिमुख जो कौशल्य है यानी को जो सोपान है, तो हमें सबसे पहले पाठ आयोजन जब करते हैं तो हमें विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, और जो विषयांग है यानी कि जो मुद्दा है उसे छात्रों को समक्ष रखने से पहले उसका विषयाभिमुख करना पड़ता है। तो विषयाभिमुख करने के भी अलग अलग सोपान कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं। तो हम विषयाभिमुख कहानी के द्वारा कर सकते हैं, नाटक के द्वारा कर सकते हैं, चित्र प्रदर्शन के द्वारा कर सकते हैं, काव्य पंक्ति के द्वारा कर सकते हैं, या किसी साहित्य विधा के द्वारा कर सकते हैं, या नाट्यकरण के द्वारा भी कर सकते हैं, या अभिनय गीत के माध्यम से भी कोई विषय वस्तु पढ़ाना हो तो उसका विषयाभिमुख कर सकते हैं। दूसरा है विषयांग की स्पष्टता, यानी जो विषयाभिमुख हो गया, हमें जो पढ़ाना है छात्रों को, बच्चों को, उसका विषयाभिमुख हो गया, उसके बाद हमें क्या पढ़ाना है उसकी स्पष्टता करनी पड़ती है कि आज हम ये मुद्दा सीखने वाले हैं या ये टॉपिक सीखने वाले हैं। इस प्रकार विषयांग की स्पष्टता विद्यार्थियों के समक्ष करनी होती है। आगे देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, आदर्श वाचन या पठन। पहले विषयांग की स्पष्टता हो गई, बाद में जो शिक्षक है या कोई कहानी है या गीत है तो उसका पहले पठन करेगा, या जो गीत है काव्य है उसका स्वर वो गीत गाएगा या काव्य बोलेगा। तो आदर्श वाचन हो गया। बाद में छात्रों का मौन वाचन भी करा सकते हैं या स्वर वाचन भी कर सकते हैं। बाद में है विषय वस्तु निरूपण, यानी कि जो विषय वस्तु है हम पहले जो पाठ है जो एकम है उसका आदर्श वाचन करेंगे, बाद में वो क्या कहना चाहता है, इसमें जो अलग अलग शब्द है, मुहावरे है, कहावतें है, उसका अर्थ देकर हम विद्यार्थियों को बताएंगे। बाद में आता है मूल्यांकन। हमें जो पाठ पढ़ाया है, जो एकम पढ़ाया है विद्यार्थियों को, छात्रों को, उसका मूल्यांकन भी करना आवश्यक माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ाया है वो कहाँ तक सिद्ध हुआ, वो एकम जो है, वो कहानी जो है, वो रेखाचित्र, वो निबंध जो है, उसके बारे में विद्यार्थियों को कितना मालूम हुआ उसका मूल्यांकन करना चाहिए। आगे है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय भी छात्रों को देना चाहिए। आगे है श्याम फलक कार्य, जिसे हम गुजराती में कापा कार्य कहते
શ્યામ ફલક यानी कि जो કાળું પાટિયું હોય છે એને આપણે हिंदीમાં श्याम फलक કહીશું। तो श्याम फलक कार्य भी करना होता है। जैसे जैसे हम विषय वस्तु निरूपण करते जाएंगे उसमें ही हमें श्याम फलक कार्य करता रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं। तो अब जो पाठ आयोजन है वो किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका थोड़ा सा झलक हम देखेंगे कि इस प्रकार हम पाठ आयोजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ शिक्षक का नाम जो लिखा है उसमें हम अपना नाम लिखेंगे आयोजन में। फिर शाला यानी स्कूल, स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कक्षा 11वीं लिखा है कि हम कौन सी कक्षा में ये जो पाठ है वो पढ़ाने वाले हैं। तो कौन सी कक्षा में पढ़ाएंगे, तो 11वीं कक्षा में पढ़ाएंगे। कौन सा विषय है, तो हम अभी हिंदी विषय का पाठ आयोजन बना रहे हैं, तो हम यहाँ सिर्फ ये लिखेंगे हिंदी। तो हमारी जो गुजरात राज्य में जो पाठ्य पुस्तक है गुजराती शालाओं में, तो उसमें कौन सी पुस्तक पढ़ाई जाती है, तो द्वितीय भाषा की हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं। दिनांक यहाँ लिखना है, बाद में कौन सा वार है, यानी कि जिस दिनांक को जो वार आएगा, यानी कि हमें 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो भी आयोजन करके पढ़ाना है तो उसकी यहाँ दिनांक आएगी। विषयांक की स्पष्टता करनी है कि कौन सा विषयांक रहेगा। कक्षा 11 में अलग अलग पाठ है, काव्य है, गद्य है, तो उसके आधार पर हम यहाँ विषयांक लिखेंगे। समय भी लिख सकते हैं, कितने मिनट, 40 मिनट तक का समय हम यहाँ दर्शा सकते हैं। यहाँ जो मैंने जो लिखा है कक्षा और दिनांक, तो आप अपने तरह से भी यहाँ पाठ आयोजन में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो पहले शैक्षणिक हेतु देखेंगे। तो अलग अलग आयोजन में हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो पहले शैक्षणिक हेतु, तो शैक्षणिक हेतु में क्या है, शुद्ध उच्चारण एवं आरोह अवरोह के साथ पठन कर सके। तो ये हमारा हेतु हुआ कि छात्र जो है वो शुद्ध उच्चारण के साथ आरोह अवरोह के साथ पठन कर सके। मैंने जो ये विषयांक पढ़ाया है कक्षा 11 में, तो वो कौन सा है, रेखा चित्र, और कौन सा है, बापू की कुटिया में। तो उसके आधार पर मैंने एक शैक्षणिक हेतु न सिद्ध किए हैं कि कौन कौन से शैक्षणिक हेतु होंगे मेरे पाठ आयोजन में। तो बापू की कुटिया जो पाठ है वो उसका साहित्य प्रकार क्या है, रेखा चित्र है। क्या है, रेखा चित्र। तो रेखा चित्र का केंद्रीय भाव को समझे, रेखा चित्र किसे कहा जाता है, उसका केंद्रीय भाव क्या है, बापू की कुटिया का, वो समझे विद्यार्थी। इसलिए मैंने यहाँ एक शैक्षणिक हेतु लिया है। बारे में महापुरुषों के बारे में जाने, यानी कि महात्मा गांधी जो है वो महापुरुष भी हम उसे कह सकते हैं, राष्ट्रपिता का है हमारे, तो वो एक महापुरुष है। इसलिए अलग अलग महापुरुषों के भी जाने, बारे में भी जाने, यह भी मेरा शैक्षणिक हेतु हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति आदर भाव रखे, यानी जो हमारे महात्मा गांधी जी है उसके प्रति लोगों छात्रों में आदर भाव जागे, यह मेरा शैक्षणिक हेतु हुआ। क्योंकि अब आज के समय में सिर्फ 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जन्म जयंती लोग मनाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए मैंने यहाँ क्या रखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति आदर भाव रखे, यह मेरा शैक्षणिक हेतु हुआ। बाद में शैक्षणिक साधन, तो शैक्षणिक साधन कौन कौन से हम पाठ आयोजन में, यानी जो बच्चों के समक्ष पढ़ाने वाले हैं, तो कौन कौन से शैक्षणिक साधन का प्रयोग करेंगे, तो कौन कौन से करेंगे। तो पहले जो हुई पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग तो हम करने ही वाले हैं क्योंकि हमें बच्चों को हिंदी पढ़ाना है, पाठ्य पुस्तक मुख्य है। बाद में चौक है होगा, डस्टर होगा, क्योंकि हम लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें श्याम फलक पर लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, कहावत लिखना है, जो हमें पढ़ाना है वो लिखना है। तो यहाँ दूसरा आया महात्मा गांधी जी की फोटोकॉपी। महात्मा गांधी जी की जो फोटो है वो भी हम अपने साथ रख सकते हैं। साबरमती आश्रम की फोटो कॉपी, यानी कि
बापू की कुटिया जो पाठ है वो साबरमती आश्रम से लिया, साबरमती आश्रम में है वो कुटिया, तो इसलिए हमें यहाँ क्या रखना है, साबरमती आश्रम की फोटोकॉपी रखी है। आत्मकथा भी हम सत्य के प्रयोग, जो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा जो है सत्य के प्रयोग, उसकी स्वति प्राप्ति यानी कि जो उसका छोटा जो रूप है, बड़ी वाली नहीं लेकिन छोटी वाली आत्मकथा हम रख सकते हैं दिखाने के लिए। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा, अब आएगा संदर्भ साहित्य की। हमारा जो संदर्भ साहित्य है वो कौन कौन से है, तो कौन कौन सा है, कक्षा 11 हिंदी द्वितीय भाषा पाठ्य पुस्तक कौन सी है, संदर्भ साहित्य में हिंदी द्वितीय भाषा के पाठ्य पुस्तक रहेगी कक्षा 11 की, और उसके प्रकाशक कौन है, गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल, क्या है, मंडल गांधीनगर सत्य। और दूसरा है संदर्भ साहित्य सत्य की प्रयोग आत्मकथा है, और इसका प्रकाशन क्या है, नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद। हम यहाँ लिख सकते हैं बताने के तौर पर। अगर दूसरी कोई पाठ्य पुस्तक होगी तो उसका प्रकाशक भी अलग होगा, लेकिन हमें जो हिंदी में जो गुजराती में पढ़ाना है उसके लिए एक संदर्भ साहित्य तो यही रहेगा कि हमारी गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक जो मंडल है उसके अलग अलग कक्षा के अलग अलग पाठ्य पुस्तक हम यहाँ रख सकते हैं। बाद में शिक्षण पद्धति या प्रयुक्ति, कौन कौन सी पद्धति हम यहाँ पाठ पढ़ाने में के लिए उपयोग में लाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ लिखा व्याख्यान पद्धति या विधि, वाचन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, क्योंकि प्रश्नोत्तरी भी हम करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि जब भी हम पाठ पढ़ाने वाले हैं तो प्रश्नोत्तर के आधार पर हम विद्यार्थियों का क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान की चकासनी करने वाले हैं, इसलिए हमें प्रश्नोत्तरी भी करनी आवश्यक है। आगे देखते हैं आप पाठ आयोजन के जो सोपान है, विषयाभिमुख है, विषय निरूपण है, हेतु कथन है, वो किस प्रकार हम करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है सोपान। शैक्षणिक मुद्दे है, तो कौन कौन से शैक्षणिक मुद्दे है, विशिष्ट है तो कौन कौन से है, अध्ययन सामग्री कौन कौन सी है उसकी चर्चा करेंगे। तो विषयाभिमुख यहाँ सोपान है, प्रथम सोपान क्या है, विषयाभिमुख कौशल्य या विषयाभिमुख सोपान कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है छात्र या विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की कसौटी करना, कि हम जो बापू की कुटिया में जो एक हम पढ़ाने वाले हैं, पाठ पढ़ाने वाले हैं, तो उसके पूर्व ज्ञान की चकासनी करेंगे, कसौटी करेंगे कि वो गांधी जी के बारे में कितना जानते हैं या क्या जानते हैं। तो हमने पहले मैंने प्रश्न लिखा कि भारत देश के राष्ट्रपिता का नाम क्या है, तो और बाद में विशिष्ट है तो यहाँ लिखे है, तो छात्र पूर्व ज्ञान के अनुसार उत्तर देंगे, उनके जो पूर्व ज्ञान है उनके अनुसार वो उत्तर देंगे। तो पहले हम पूछेंगे कि राष्ट्रपिता का नाम क्या है, तो छात्र क्या उत्तर देंगे, महात्मा गांधी जी। बाद में हम यहाँ महात्मा गांधी जी की फोटोकॉपी भी दिखा सकते हैं कि यह रहे हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, हम हम हर दिन तो अपने जो चलनी नोट है, जो सिक्के है, जो नोट है, 200 की हुई, 500 की हुई, तो उसमें हम गांधी जी की फोटो तो देखते हैं, लेकिन हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, महात्मा गांधी जी की बड़ी वाली फोटो भी हम दिखा सकते हैं जो हर एक बच्चे को अच्छी तरह दिख सके। बाद में दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम, तो उनका उत्तर होगा सत्य के प्रयोग। तो हम बच्चों को क्या दिखाएंगे कि सत्य के जो प्रयोग आत्मकथा है वो प्राप्त भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। बाद में तीसरा प्रश्न हुआ गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम, तो 2 आश्रम साबरमती के किनारे उन्होंने स्थापना की थी। पहला है कोचरब आश्रम, जो कहाँ कब स्थापित किया गया था, 1915। बाद में है साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम जो है वो कोचरब आश्रम की स्थापना हुई उसके बाद उनकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार हम विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान की चकासनी कर सकते हैं। बाद में हम यह भी पूछ सकते हैं कि साबरमती आश्रम में जो बापू जी की कुटिया है
यानी कि बापू जी जहाँ गांधी बापू जहाँ रहते हैं उस आश्रम क्या यानी उस घर का क्या नाम रखा गया, तो उसका नाम रखा गया हृदय कुंज। यह भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम विषयाभिमुख यानी कि विषयांग बच्चों के समक्ष प्रकट करने के लिए अलग अलग प्रश्न हम पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 ही प्रश्न रखे हैं, क्योंकि क्या होगा कि हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा बना हो जाए और हम जो कहना चाहते हैं वो आशय स्पष्ट हो जाए, इसलिए आगे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो विषयांक हेतु कथन या विषयांक की स्पष्टता। तो हम क्या करेंगे कि हेतु कथन करेंगे कि हमारा हेतु जो है वो कथन हो गया और विषयांक की स्पष्टता हो गई। तो गुजराती में सिर्फ यहाँ हेतु कथन कहा जाता है। तो विषयांक क्या होगा हमारा बापू की कुटिया में। तो अब यहाँ हम गांधी जी के बारे में बताएंगे। गांधी जी कौन थे, क्या करते थे, उनका जन्म थोड़ा घना थोड़ी जो विगत है गांधी जी के बारे में वो हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ मैंने तो ये जो है कौन कौन से सिद्ध होंगे, तो महात्मा गांधी जी के बारे में जाने, उनके कार्यों के बारे में जाने, साबरमती आश्रम के बारे में जाने, और अध्ययन जो सामग्री है वो कौन कौन से पाठ्य पुस्तक और आत्मकथा। ये हमारे पाठ्य पुस्तक और आत्मकथा साधन सामग्री हो गई हेतु विषय की स्पष्टता के बारे में। बाद में विषय वस्तु का निरूपण करेंगे। क्या करेंगे, बाद में विषय वस्तु का निरूपण करना है कि हमें पाठ को पढ़ाना है। बापू की कुटिया जो एकम है उसे विद्यार्थी को समक्ष प्रस्तुत करना है, तो उसका निरूपण करेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक क्या करेगा, पहले आदर्श वाचन करेगा। क्या करेगा, जो पाठ है जो एकम है रेखा चित्र है उसका आदर्श वाचन करेगा। और छात्र क्या करेंगे, तो छात्र ध्यान से श्रवण करेंगे। क्या करेंगे छात्र, तो ध्यान से श्रवण करेंगे। बाद में लेखक परिचय भी देना है कि जो बापू की कुटिया जो है वो किसने लिखा है, रेखा चित्र किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, राम रोक्स बेनीपुरी जी ने लिखा है। तो उसकी स्पष्टता भी हमें करनी है। और साथ साथ प्रश्नोत्तरी भी हम कर सकते हैं। छात्र क्या करेंगे, हम जब आज शिक्षक आदर्श वाचन करेगा तो छात्र उसके साथ साथ मौन वाचन भी करेंगे। तो ये हमारा विषय वस्तु निरूपण हुआ। आगे भी निरूपण है थोड़ा। तो बाद में क्या होगा, छात्र द्वारा पठन होगा। पहले शिक्षक पठन करेगा और बाद में क्या होगा, छात्र द्वारा पठन होगा। इसमें छात्र द्वारा प्रश्नोत्तरी भी पूछी जाएगी कि जो लेखक है अलग अलग वो गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं, गांधी जी क्या करते हैं, उनका कमरे का नाम, अलग अलग प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये भी हमें लिख सकते हैं। और छात्र के श्रवण कौशल्य का विकास करना, वाचन कौशल्य का विकास करना, जो हमारे सोपान है, कौशल्य है भाषा के भाषा के जो 4 सोपान है उसमें यहाँ श्रवण कौशल्य और वाचन कौशल्य का विकास हो जाएगा। और अध्ययन सामग्री में क्या लिखेंगे, पाठ्य पुस्तक। अब हमें जो पाठ पढ़ाया, जो एकम पढ़ाया विद्यार्थियों को, उसका मूल्यांकन करना है कि विद्यार्थी ने कितना समझा। यानी कि जो पाठ शिक्षक ने पढ़ाया है उसके बारे में विद्यार्थी ने कितना समझा है उसका मूल्यांकन करेंगे। तो हम बोर्ड पर भी लिख सकते हैं मूल्यांकन, या अलग अलग कॉपी के माध्यम से भी छात्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। लिखित मूल्यांकन भी कर सकते हैं और मौखिक मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और जो विकलांग फलक जो होता है, श्याम फलक, उसके आधार पर भी हम विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सकेंगे। तो लेखक प्रश्न मूल्यांकन में प्रश्न पूछा गया कि लेखक कहाँ बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं, पायताने बैठे हैं। लेखक के अनुसार कौन सी कहावत सच हुई, कौन सी कहावत सच हुई थी, देर आयत दुरुस्त आयत कहावत सच हुई। तो ऐसा विद्यार्थी उत्तर देंगे। बापू का बिस्तरा किससे बना है, यानी कि जो बापू का बिस्तरा है वो किस चीज से बना है, तो खजूर की चटाई और गद्दे से बना, ऐसा छात्र उत्तर देंगे।
इस प्रकार हम विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सकेंगे। मौखिक मूल्यांकन भी कर सकते हैं और लिखित मूल्यांकन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब श्याम फलक कार्य करना, कि हम श्याम फलक पर यानी कि कापा कार्य में हम कौन कौन सी चीजें लिखने वाले हैं वो भी हमें दर्शाना है। तो हमें स्वाध्याय देना है, मूल्यांकन हो गया, बाद में क्या करना है, आखिरी सोपान जो है वो स्वाध्याय है। तो हमने क्या स्वाध्याय दिया कि सत्य के प्रयोग में से गांधी जी के बचपन के अंश पढ़ो, यानी कि सत्य के प्रयोग जो आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की, उसका उनमें से बचपन के जो अंश है, बचपन में जो गांधी जी ने कार्य किया था उसके बारे में पढ़ने को विद्यार्थियों को कहेंगे। अब श्याम फलक कार्य करना है, तो श्याम फलक पे हम क्या क्या लिखेंगे, तो विषय लिखेंगे, विषयांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। तो कौन सी दिनांक होगी वो भी लिखना है। मैंने यहाँ सिर्फ 000 लिख दी है, लेकिन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे कि बापू की कुटिया के पाठ के लेखक कौन है, तो रामलोक बेनीपुरी जी। मैंने यहाँ रंगीन अलग अलग विषयांक अलग रंग से और जो हिंदी है वो अलग रंग से लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें रंगीन चौक का भी प्रयोग करना है, इसलिए। अब शब्दार्थ लिखेंगे कि पाठ में जो है रेखा चित्र में जो अलग अलग शब्दार्थ है उसका शब्दार्थ विद्यार्थी को पता चले, इसके लिए हमें यहाँ शब्दार्थ लिखने हैं। तो पाईताना क्या है, पावों को फैलाकर सोने की दिशा। विश्व वंद्य यानी विश्व भर में वंदनीय व्यक्ति, इसे विश्व वंद्य कहेंगे। चरण यानी क्या, चरणों की धूल। चरण यानी क्या, चरणों की धूल। कृतकृत्य यानी क्या, धन्य। श्वेत शुभ्र यानी सफेद देदीप्यमान, क्या कहेंगे, सफेद देदीप्यमान। और इस प्रकार हम शब्दार्थ भी लिख सकते हैं, कहावत भी लिख सकते हैं, मुहावरे भी लिख सकते हैं। अपने आधार पर हम पाठ में आयोजन में अलग अलग कपा कार्य कर सकते हैं। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો છે તો એના માટે કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને તમે જો સુધારો આ વિડીયોમાં, એટલે કે આ જે આપણું પાઠ આયોજન છે તો એમાં તમને થોડોક સુધારો જણાય કે આ આપણે લખી શકીએ, તો તેનો પણ તમે વિગત મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો। એથી આપણે જ્યારે પણ નેક્સ્ટ પાઠ આયોજન કરશું તો એમાં આપણે એ વિગતને સુધારા રૂપે આપણે રજૂ કરી શકીએ। આ ફક્ત એક નાનકડો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે કે જેથી તમને માર્ગદર્શન મળી રહે। ત્યાં સુધી આવજો અને જોતા રહો અન્ય વિડીયો। થેન્ક યુ।